explained. सोचिए, क्या कोई कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि उसे खतरनाक मान लिया जाए? एक ऐसी कहानी जिसे दबाने के लिए एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी सारी ताकत लगा दे? जी हां, आज हम एक ऐसी ही किताब और उसकी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये जो शब्द है ना, यही इस किताब को इतना खास बनाते हैं, क्योंकि ये किसी इतिहासकार का लिखा हुआ विश्लेषण नहीं है। नहीं, ये तो उस शख्स की अपनी जुबानी है जो उस संघर्ष का सिर्फ हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके बिल्कुल केंद्र में, उस तूफान के बीचों बीच खड़ा था। बड़ी दिलचस्प बात है कि किताब के अंदर की कहानी से पहले खुद इस किताब की अपनी एक कहानी है। जरा सोचिए, एक स्वतंत्रता सेनानी यूरोप में निर्वासन में बैठा है। वहां ये किताब लिखता है और जैसे ही वो इसे लेकर भारत पहुंचता है, अंग्रेजी हुकूमत उसकी ओरिजिनल पांडुलिपि ही जब्त कर लेती है और फिर उस पर बैन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि आज़ादी की लड़ाई का ये सच्चा बयान, ये सच्चाई लोगों में आग न लगा दे। पर सच को कब तक दबाया जा सकता है ना? गुप्त रूप से ये किताब क्रांतिकारियों के बीच घूमती रही और आज़ादी के बाद 1948 में जाकर भारत में आधिकारिक तौर पर छपी। तो चलिए अब इस किताब के पन्नों को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1920 से, एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान की सियासत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 1919 के आखिर में महात्मा गांधी सहयोग की बात कर रहे थे। उन्हें एक उम्मीद थी कि अंग्रेज सरकार जो नए सुधार ला रही है उससे शायद कुछ बात बन सकती है, और उन्होंने लोगों से कहा भी कि आइए इन सुधारों को कामयाब बनाते हैं। लेकिन ये जो उम्मीद थी ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाली थी। बस कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और महात्मा गांधी एक सहयोगी से एक विद्रोही बनने पर मजबूर हो गए। अंग्रेजों पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी था, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। पहले आया रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, फिर अमृतसर में जलियांवाला बाग का वो खूनी नरसंहार, और सबसे बड़ी बात, उस कत्ले आम के जिम्मेदार लोगों को सजा तक नहीं मिली। ऊपर से खिलाफत के मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों से किए गए वादे भी तोड़ दिए गए। तो इन सब चीजों ने मिलकर पूरे देश में एक विद्रोह का माहौल तैयार कर दिया था। और इसी उबलते हुए माहौल में गांधी जी ने देश के सामने एक बिल्कुल नया हथियार रखा। नाम था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, सच पर अड़े रहना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अहिंसक विद्रोह का एक पूरा का पूरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी, और यही आगे चलकर आजादी की लड़ाई की पहचान बनने वाला था। तो फिर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस रास्ते को अपना लिया। एक ऐसी रणनीति पर काम शुरू हुआ जिसे पहले कभी आजमाया नहीं गया था, अहिंसक असहयोग, और पूरा देश एक नए आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है हमारे कथाकार की, सुभाष चंद्र बोस। अब देखते हैं कि कैसे एक नौजवान देश की आवाज सुनकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। मई 1921, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सचमुच सबको हैरान कर देता है। वो इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS से इस्तीफा दे देते हैं। ICS उस जमाने की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी, एक शानदार भविष्य की गारंटी। लेकिन बोस ने उस भविष्य को ठोकर मारी और चुन लिया संघर्ष का रास्ता। और इस रास्ते पर वो सीधे पहुंचे इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी के पास। लेकिन इस पहली ही मुलाकात में नौजवान बोस के मन में जोश से ज्यादा सवाल थे। वो एक साफ सुथरा प्लान चाहते थे, एक रोड मैप। उन्होंने गांधी जी से सीधे सीधे पूछा कि इस आंदोलन के अलग अलग चरण क्या होंगे, हम सत्ता कैसे हासिल करेंगे, और वो सबसे बड़ा सवाल कि 1 साल में स्वराज, ये वादा, ये आखिर पूरा कैसे होगा। और यहां पर इन दो महान नेताओं के बीच सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। बोस थे एक रणनीतिकार, उन्हें एक ठोस चरण दर चरण योजना चाहिए थी, एक नक्शा। वहीं गांधी जी के लिए यह लड़ाई सिर्फ रणनीति की नहीं, बल्कि विश्वास की थी, आस्था की थी। और बोस को गांधी जी के जवाबों से, साफ कहें तो, तसल्ली नहीं हुई। तो अब कहानी का फोकस एक इंसान से हटकर पूरे देश पर आ जाता है। देखते हैं कि कैसे असहयोग आंदोलन एक छोटी सी चिंगारी से पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली आग बन गया। इस आंदोलन की आवाज पर पूरे देश में जैसे त्याग की एक लहर सी चल पड़ी। सोचिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे उस जमाने के सबसे बड़े, सबसे अमीर वकीलों ने अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़ दी,
अपना सब कुछ, अपनी दौलत, अपना आराम, अपनी जिंदगी सब देश के नाम कर दिया। और ये सिर्फ कोई भावनात्मक चीज नहीं थी, इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर सीधी आर्थिक चोट की। जब वकीलों में अदालत जाना बंद किया तो सरकार का खजाना खाली होने लगा। जब शराब की दुकानों का बहिष्कार हुआ तो कई जगहों पर सरकारी कमाई 1/3 रह गई। ये एक ऐसी चोट थी जिसे अंग्रेज महसूस कर सकते थे। और पूरे 1921 के साल ये आंदोलन और तेज होता चला गया। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी। हद तो तब हो गई जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उनका स्वागत खाली सड़कों और बंद दुकानों से हुआ। अब सरकार घबरा गई। उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं और देखते ही देखते देश की जेलें आज़ादी के दीवानों से भर गई। 1921 के आखिर तक माहौल कुछ ऐसा बन गया था जैसे एक साल में स्वराज का सपना बस अब सच होने ही वाला है। लोगों का जोश आसमान पर था, सरकार बौखलाई हुई थी और आज़ादी बिल्कुल सामने दिख रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब जीत बस एक कदम दूर लग रही थी, कहानी ने एक ऐसा अप्रत्याशित, एक ऐसा अनोखा मोड़ लिया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और इस पल को बयां करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के अपने शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। वो लिखते हैं, अचानक आसमान से एक ऐसी बिजली गिरी जिसने लोगों को बिल्कुल शांत और हक्का बक्का कर दिया। ये बिजली क्या थी? ये थी चौरी चौरा में हुई एक घटना। 4 फरवरी 1922 को एक छोटे से गांव में गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। और इस एक घटना में हुई हिंसा से गांधी जी इतने ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने पूरे देश में चल रहे, अपने चरम पर चल रहे इस आंदोलन को अचानक रोकने का ऐलान कर दिया। अब सोचिए, जेल में बंद बोस और दूसरे नेताओं पर क्या बीती होगी। उनके लिए यह फैसला एक सदमे जैसा था। बोस ने तो इसे एक राष्ट्रीय आपदा तक कह डाला। देशबंधु CR दास जैसे बड़े नेता गुस्से और अफसोस से बिल्कुल टूट गए। उन्हें लगा कि मंजिल के इतने करीब आकर पीछे हटने का आदेश देना एक बहुत बड़ी गलती थी। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गांधी जी का ये फैसला उनके अहिंसा के सिद्धांत पर उनका अटूट विश्वास था, एक सैद्धांतिक पक्ष था, या फिर ये एक ऐसी राजनीतिक चूक थी, एक ऐसी भूल जिसने आज़ादी की लड़ाई को कई साल पीछे धकेल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।